हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी मार्केटिंग की वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 18 एक ही वीडियो के थ्रू। वैसे हम चैप्टर नंबर 18 को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 18 के 39 पार्ट्स मिलेंगे, जहां हमने इस चैप्टर को लाइन टू लाइन कवर किया है डिटेल में। लेकिन आज की वीडियो हमारी है रिवीजन क्लास। इस रिवीजन क्लास में मैं आपको एक ही वीडियो के थ्रू चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट करवाऊंगी। जो बच्चे शॉर्ट में वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं, ये क्लास है उनके लिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 18 है किसके रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम मास कम्युनिकेशन के मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 4 ऐसे कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल की ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। वो 4 मेथड्स हमारे हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। इन चारों ही कम्युनिकेशन के मेथड्स को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या इनका प्रोसेस है, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने होते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के साथ। इन चारों ही मेथड्स का हम प्रोसेस पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। सबसे पहला हमारा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जब आप एडवर्टाइजिंग के लिए प्रोग्राम को डेवलप करते हो और मैनेज करते हो तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको मिलेगा 5M की फॉर्म में। मेजर डिसीजंस जो आपको लेने होते हैं जब भी आप किसी एडवर्टाइजिंग के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं या मैनेज करते हैं, तो 5M का एक डिसीजन है, वो 5 डिसीजन हैं जिनको 5M के थ्रू दिखाया गया है। तो ये है हमारा एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम को डेवलप करने का और मैनेज करने का प्रोसेस, जो है हमारे 5M। सबसे फर्स्ट M हमारा है मिशन। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव आप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारा सेल्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे अवेयरनेस को बिल्ड करना, या फिर कह सकते हैं रिमाइंड करवाना कस्टमर्स को। क्लियर? तो इस टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। जब आप अपना एडवर्टाइजिंग का मिशन डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड M पे चलते हैं, जो है मनी। मनी का मतलब है कि आपको डिसाइड करना है आपका एडवर्टाइजिंग बजट, कि कितना अमाउंट आप अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम पर स्पेंड करेंगे। जब हम एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड करते हैं तो कुछ फैक्टर्स है जिनको हमें कंसीडर करना है। सबसे पहले है स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपका प्रोडक्ट जिसके आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज पर है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग बजट होता है उनके लिए। सेकेंड चीज़ हमें देखनी है मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस। फिर हमें देखना है कि हमारा मार्केट का कितना शेयर है जो हमारा प्रोडक्ट कवर करता है, या हमारा कंज्यूमर बेस कितना है। अगर आपका कंज्यूमर बेस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर बेस आपका वीक है तो भी आपको ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा कस्टमर बेस आपका बने। तो इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो आपके बजट को इफ़ेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन एंड क्लटर। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का क्या बजट है, कॉम्पिटिटर्स कितना एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, वो भी आपके बजट को इफ़ेक्ट करेगा। एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए, आप कितनी बार चाहते हैं कि भी आपकी एडवर्टाइजिंग टीवी चैनल पर 10 बार चले या 12 बार चले या 15 बार, तो उस हिसाब से आपका बजट इफेक्टेड होता है। प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूबिलिटी कितनी है, मतलब क्या आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, या सिर्फ आपका प्रोडक्ट यूनिक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्ट करते हैं। जब हमने एडवर्टाइजिंग बजट भी डिसाइड कर लिया, उससे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड कर लिए। फिर बात आती है मैसेज की। फिर हम अपना डेवलप करेंगे मैसेज को, कि क्या मैसेज हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। जब आप मैसेज को चूज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं या डेवलप करते हैं, तो उसमें आपको 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं।
सबसे पहले है मैसेज जनरेशन, मैसेज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। पहले तो क्या करना है, कोई भी कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक मैसेज को जनरेट नहीं करती, बहुत सारे मैसेजेस को जनरेट किया जाता है, बहुत सारे मैसेजेस तैयार किए जाते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए। उन मैसेजेस को फिर क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि उनमें से बेस्ट कौन सा है, और फाइनली हम किसी एक मैसेज को सेलेक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप मैसेज डेवलप कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए, तो बहुत सारे मैसेजेस को जनरेट करना है, उनको इवेल्युएट करना है, और फिर फाइनली किसी बेस्ट मैसेज को सेलेक्ट करना है। दूसरी है मैसेज एग्जीक्यूशन। मैसेज आपका तैयार हो गया, लेकिन आप मैसेज को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आपकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी क्या रहेगी। टीवी एड्स के लिए अलग होती है, रेडियो एड्स के लिए अलग होती है, प्रिंट एड्स के लिए हमारी जो एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है। मैसेज को डेवलप करने के बाद आपको मैसेज की एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना है। फिर फाइनली आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू भी करना है कि जो आपने मैसेज सेलेक्ट किया है या जो आपने मैसेज की एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रेटजी सोची है, क्या वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है, क्या वो सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है। क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे हम कह सकते हैं वल्गर एड्स आती हैं, तो उनसे जो हमारे बच्चे हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो इस टाइप की एड्स को फिर बैन कर दिया जाता है। तो आपको देखना है क्या आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज जो आपने तैयार किया है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें जब आप मैसेज को तैयार कर रहे हैं तो आपको करनी है। पहला मैसेज जनरेशन, फिर जनरेट करके इवेल्युएट करके और एक फाइनल मैसेज को सेलेक्ट करना। दूसरा है मैसेज का एग्जीक्यूशन, कि कैसे क्रिएटिव तरीके से आप अपने मैसेज को एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू, कि आपका मैसेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं। जब हमने मैसेज को डिसाइड कर लिया, तैयार कर लिया, उसके बाद बात आएगी 4th M की, जो हमारा है मीडिया। मीडिया में अगर हम बात करें तो जो आपने मैसेज तैयार किया है अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए, उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपके पास बहुत सारे मीडियाज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे मीडिया हैं जिनके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। टीवी पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, मैगजीन्स में दे सकते हैं, रेडियो चैनल्स पे दे सकते हैं। तो बहुत सारे मीडियाज़ हमारे पास अवेलेबल है जिनके थ्रू हमारा मैसेज टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो आपको जब मीडिया को सेलेक्ट करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या मीडिया सेलेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। मीडिया सेलेक्शन में सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे रीच, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट। सबसे पहले देखना है कि आप कितनी रीच चाहते हैं, कि भी कितने लेवल तक आपका जो एडवर्टाइजिंग का मैसेज है वो पहुँचे, आप कितनी रीच मीडिया से चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग मीडिया की अलग अलग रीच है। टीवी सबसे ज़्यादा रीच दे सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स तक एक ही टाइम पे आप टीवी के थ्रू जा सकते हैं। न्यूज़पेपर, अगर लोकल न्यूज़पेपर है तो उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसकी रीच सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक होगी। लेकिन अगर नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि कितनी बार आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज उस टारगेट ऑडियंस के पास जाए, कितनी बार। टीवी पे आप चाहते हैं कि मेरी एडवर्टाइजमेंट एक शो के टाइम पे, कोई भी चैनल आपने सेलेक्ट किया, उसमें जो भी शो चल रहा है आप चाहते हैं कि भी एक उस शो में 3 बार चले, तो फ्रीक्वेंसी आप कितनी चाहते हैं। न्यूज़पेपर में आप कितना चाहते हैं कि भी एक वीक में या एक मंथ में कितनी बार आपकी एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि अलग अलग जो चैनल्स हैं या मीडिया है हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में एक महीने में 2 या 3 बार एडवर्टाइजमेंट को दे सकते हैं, लेकिन जो मैगजीन्स आती 6 महीने में हैं या जो मंथली मैगजीन्स हैं उनमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सिर्फ एक बार। एक महीने में एक मैगजीन आई तो एक ही बार आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस टाइप से अलग अलग मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और उनका इम्पैक्ट भी अलग अलग है। इम्पैक्ट के मैटर में भी हर एक मीडिया अलग अलग है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी रीच चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्या इम्पैक्ट चाहिए। उसके बेसिस पे ही हम मीडिया की सिलेक्शन करेंगे। फिर आपको मेजर जो मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से अपने लिए एक मीडिया चूज करना है। मेजर मीडिया के टाइप्स में हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है मेजर मीडिया के टाइप्स। सबसे पहले है न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, डायरेक्ट मेल आप उनको कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू,
मैगजीन्स के थ्रू, आउटडोर जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, येलो पेजेस, न्यूज़लेटर्स, ब्राउचर्स या टेलीफोन, ये हमारे पास मीडिया अवेलेबल है मेजर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए। तो मेजर मीडिया के जो आपके पास टाइप्स हैं उनमें से आपको किसी भी एक मीडिया के टाइप को सेलेक्ट करना है। इनके अलावा जो मैंने अभी आपको दिखाए, इनके अलावा हमारे पास 3-4 टाइप्स और हैं जो हमारी होती हैं प्लेस एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स, इस टाइप की हैं। वो आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो जो हमने इस चैप्टर को मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में कवर किया है लाइन टू लाइन, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो हमने बात कर ली मेजर मीडिया टाइप्स की, आपने रीच देख ली, फ्रीक्वेंसी देख ली, इम्पैक्ट देख लिया कि कितनी रीच, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट आप मीडिया से चाहते हैं। फिर आपने मेजर मीडिया के टाइप्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर मीडिया को चूज़ कर लिया। मीडिया को चूज़ करने के बाद आपको चूज़ करना है स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, कि एक स्पेसिफिक व्हीकल कौन सा होगा उस मीडिया का। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टीवी को चूज़ किया तो टीवी पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, अब आपको चूज़ करना है स्पेसिफिक व्हीकल उस मीडिया का। ये हमारा मीडिया हो गया, इस मीडिया का स्पेसिफिक व्हीकल जिसके थ्रू आपका टारगेट ऑडियंस तक मैसेज जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स के फिर बहुत सारे शोज़ हैं। मान लो आपने चूज़ किया स्टार प्लस को, स्टार प्लस हमारा चैनल है, आपने स्टार प्लस को चूज़ किया तो ये स्पेसिफिक व्हीकल आपने चूज़ किया। अब स्टार प्लस पे क्या है, बहुत सारे शोज़ आते हैं, उस पर रियलिटी शोज़ भी आते हैं, उस पर हमारे ड्रामा भी आता है। तो आपको चूज़ करना है आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट का शो कौन सा है, जिसको आपका मोस्टली टारगेट ऑडियंस देखता है, उस शो को आपको सेलेक्ट करना है। तो मीडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेसिफिक मीडिया का व्हीकल चूज़ करना है। क्लियर? जब आपने मीडिया का व्हीकल चूज़ कर लिया कि भी हम इस चैनल पर और इस शो में देंगे, फिर आपको डिसाइड करनी है टाइमिंग कि आप किस टाइमिंग पे देंगे मीडिया की। वो शो मान लो सुबह भी चलता है, शाम को भी चलता है, तो आप इवनिंग में देंगे, दिन में देंगे। अगर आपका शो बच्चों के लिए है तो आप दिन में नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे दिन में स्कूल में जाते हैं, तो आपको शाम को ही देना पड़ेगा। अगर आपका शो लेडीज़ के लिए है तो लेडीज़ उस शो को दिन में नहीं देख सकती, क्योंकि वो सुबह काम करती हैं, या जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ऑफिस होती हैं, तो आपको शाम को देना पड़ेगा। आपको मीडिया की टाइमिंग्स को चूज़ करना है कि क्या टाइमिंग्स आप रखेंगे। उसके बाद आपको मीडिया की जोग्राफिकल एलोकेशन करनी है कि भी किस मीडिया पे जब हम एलोकेट करेंगे जोग्राफिकली, तो मीडिया को एलोकेट करने का मतलब है क्या आप नेशनल लेवल पे करेंगे या सिर्फ एक लोकल लेवल पे करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। जोग्राफिकली आपको मीडिया की रीच देखनी है कि भी कैसे आप उसको एलोकेट करेंगे। क्लियर? ये हमने डिसाइड कर लिया मीडिया। अब आपका 4th M मीडिया भी हमने चूज़ कर लिया। मीडिया चूज़ होने के बाद हम अपनी एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद फाइनली हमारा 5th स्टेप होगा मेजरमेंट। 5th M है मेजरमेंट। फिर हम फाइनली क्या करेंगे, अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि उनके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचे थे, जो हमारा मिशन था, वो अचीव हुआ है या नहीं। तो हमारे पास 2 ही ऑब्जेक्टिव थे, एक सेल्स का और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें था अवेयरनेस को बिल्ड करना या कस्टमर्स को रिमाइंड करवाना या उनको परसुएड करना परचेज करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जब हम मेजर करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के रिजल्ट्स को तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम देखेंगे कम्युनिकेशन इम्पैक्ट क्या हुआ है, दूसरा है सेल्स इम्पैक्ट। सेल्स इम्पैक्ट सिंपल है कि आप ये देखेंगे क्या एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के बाद आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, सेल्स पे उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है। कम्युनिकेशन इम्पैक्ट का मतलब है हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस, प्रेफरेंस और नॉलेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का। मतलब कम्युनिकेशन इम्पैक्ट का मतलब है हमारे जो ब्रांड की अवेयरनेस थी, प्रेफरेंस थी, नॉलेज थी, उस पर हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट हुआ है। क्या एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के बाद हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, उसके लिए प्रेफरेंस डेवलप हुई है, या उसकी नॉलेज गेन हुई है, या कस्टमर्स को उसके बारे में पता चला है। ये चीज़ें अगर हम मेजर करेंगे तो हम कम्युनिकेशन इम्पैक्ट को देख रहे हैं, या फिर हम सेल्स के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा एडवर्टाइजिंग का एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो हमारा फर्स्ट जो मास कम्युनिकेशन का मेथड है एडवर्टाइजिंग, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बात आती है सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन क्या होता है?
Sales promotion, a key ingredient in marketing campaigns, consist of a collection of incentives, tools mostly short term. ये कह रहा है मार्केटिंग कैंपेन्स में आपको सेल्स प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट या की इंग्रेडिएंट है जब हम मार्केटिंग कैंपेन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंसेंटिव टूल्स का कलेक्शन होता है। आपके पास सेल्स प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव मतलब कुछ आप एक्स्ट्रा दे के या कुछ उनको मोटिवेशन दे के, मोटिवेशन टूल्स हैं आपके पास। मोस्टली शॉर्ट टर्म, जो आपके किसके लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। डिजाइन टू स्टिमुलेट क्विकर और ग्रेटर परचेज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विस बाय कंज्यूमर्स और द ट्रेड। वो आप किसके लिए डिजाइन करते हैं उन टूल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी सेल्स मतलब आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, ग्रेट अमाउंट में परचेज करें और क्विकर सेल्स आपकी हो। दो रीजंस की वजह से, ताकि हमारी जो परचेज है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की बाय कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स, रिटेलर्स को भी, होलसेलर्स के लिए भी हम सेल्स के प्रमोशन टूल्स यूज़ करते हैं। तो आपका जो मोटिव होता है वो होता है क्विकर एंड ग्रेटर परचेज, कि वो क्विक जल्दी जल्दी परचेज करें हमारे प्रोडक्ट को, और ग्रेट परचेज करें मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करें। तो इन दो रीजंस के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं जो उन्हें मोटिवेशन या उनको परसुएड करते हैं हमारी प्रोडक्ट की परचेज के लिए। क्लियर, ये होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली कलेक्शन ऑफ टूल्स है जिसको मार्केटर्स यूज़ करते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करवाने के लिए, या तो क्विकली सेल्स को इंक्रीज़ करवाने के लिए या ग्रेट क्वांटिटी परचेज करवाने के लिए। क्लियर, अगर हम देखें इसके मेजर डिसीजंस को, जब इसका क्या प्रोसेस है, जब कोई भी कंपनी सेल्स प्रमोशन की सोचती है तो सेल्स प्रमोशन के टाइम पे उसको कौन से मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या आप कह सकते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है, इन यूजिंग सेल्स प्रमोशन अ कंपनी मस्ट इस्टेब्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो कंपनी को वही अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करना है कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो वो सेल्स प्रमोशन के थ्रू अचीव करना चाहती है। और यहाँ हमारे पास तीन पार्टीज आ जाती हैं, एक है हमारे कंज्यूमर्स, एक है हमारे रिटेलर्स और होलसेलर्स, एक हमारे पास है सेल्स फोर्स या बिजनेस पार्टनर। क्लियर, ये तीन पार्टीज हैं जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करती है। कंज्यूमर भी परचेज करता है, रिटेलर होलसेलर भी परचेज करता है, सेल्स फोर्स और बिजनेस पर्सन जो हमारे होते हैं उनको भी सेल करना होता है हमारे प्रोडक्ट को। तो इन तीनों के लिए ही हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कंज्यूमर के केस में अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इनकरेजिंग मोर फ्रिक्वेंट परचेजेस। या तो आप कंज्यूमर से चाहते हैं कि वो बहुत फ्रिक्वेंटली आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, या फिर परचेज ऑफ लार्ज साइज, या आप चाहते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी या लार्ज साइज में परचेज करे। बिल्डिंग ट्रायल अमंग द नॉन यूजर्स, अगर नॉन यूज़र कंज्यूमर्स हैं जो इसने आज तक आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करा तो आप उनसे ट्रायल करवाना चाहते हैं। अट्रैक्टिंग स्विचर्स अवे फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, या आप अपने कॉम्पिटिटर के जो कंज्यूमर्स हैं उनको स्विच करवाना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो सकते हैं जब हम सेल्स प्रमोशन की सोचते हैं। कंज्यूमर्स की तरफ हमने देख लिया कि हम उनसे फ्रीक्वेंट परचेज करवाना चाहते हैं, या लार्ज साइज़ की क्वांटिटी परचेज करवाना चाहते हैं, या उनको कॉम्पिटिटर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही रिटेलर्स और होलसेलर्स के केस में हम उनसे चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादा स्टॉक कैरी करें, या अगर हमारा नया प्रोडक्ट आया तो उसको कैरी करें, या हमारे ही प्रोडक्ट की डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन दे, उसको स्पेशली डिस्प्ले करें ताकि कंज्यूमर की अट्रैक्शन हो, मतलब अटेंशन जाए उस पर। सेल्स फोर्स और बिजनेस पर्सनस के लिए भी होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को पहुँचे, रीच करे। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं। तो जब भी आप सेल्स प्रमोशन की सोचते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा है इस्टेब्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव हम सेल्स प्रमोशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा है सेलेक्ट द टूल्स। फिर हम सेलेक्ट करेंगे टूल्स को, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था सेल्स प्रमोशन में क्या है, कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स है। कलेक्शन है टूल्स का जिनको यूज़ करके कोई भी कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहती है या अपनी सेल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना चाहती है, फ्रीक्वेंसी को या क्वांटिटी को। क्लियर, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। अभी हमने तीन पार्टीज़ देखी, कंज्यूमर के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं,
रिटेलर्स होलसेलर्स के लिए भी हमारे पास अलग से बहुत सारे टूल्स हैं। बिजनेस पर्सन और जो हमारे सेल्स फोर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सेल्स प्रमोशन के टूल्स हैं। उन टूल्स में से आपको सेलेक्ट करना है कि भी आप किस टूल के थ्रू अपने सेल्स की प्रमोशन करेंगे। थर्ड हमारा है डेवलप द प्रोग्राम। फिर फाइनली जब हमने टूल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम डेवलप करेंगे अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम को डेवलप करने का मतलब है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि आप अपने सेल्स प्रमोशन के प्रोग्राम को कब लॉन्च करेंगे, क्या टाइमिंग होगी, कितनी ड्यूरेशन के लिए करेंगे, किस लेवल पे करेंगे, किन कंज्यूमर्स को उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा, कि कितने साइज़ पे करेंगे, क्या आपका बजट होगा। ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे जब हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे। क्लियर? प्रोग्राम डेवलप करने के बाद फाइनली हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिफ्थ स्टेप हमारा होगा इवेल्युएट द रिजल्ट्स। फिर हम रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव हम सेल्स प्रमोशन के थ्रू अचीव करना चाहते थे क्या हमने उसको अचीव किया है या नहीं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं एक बार टूल्स को कि भी टूल्स कौन से हैं। अगर मैं आपको टूल्स के एग्जांपल्स दूं तो ये है हमारे मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स। कंज्यूमर के लिए जो प्रमोशनल टूल्स हैं वो हैं सैम्पल्स। आपको बहुत बार आपने देखा होगा कोई भी शॉप पे अगर आप जाते हैं, नया प्रोडक्ट आया हो तो उसका फ्री सैंपल या शशे या पाउच आपको मिल जाता है। तो आप फ्री सैंपल्स दे सकते हैं नॉन यूजर्स को ट्राई करवाने के लिए, या नया प्रोडक्ट आया है तो उसके लॉन्च के लिए। आप कूपन्स दे सकते हैं। कूपन्स में आप क्या होगा कि भी जब कंज्यूमर आपसे परचेज कर लेगा तो परचेज करने के बाद या परचेज करने के साथ ही आप उसे क्या करेंगे, उसे एक कूपन देंगे कि भी नेक्स्ट टाइम या अभी आपको 50% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। तो ये भी सेल्स को प्रमोट करने का एक तरीका है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ हमारा जो मेन मोटिव है वो है सेल्स प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को इंक्रीज करना। उसके लिए हम टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? कैश रिफंड ऑफर्स। कैश रिफंड ऑफर्स या आप रिपेट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद कंज्यूमर को एक प्रूफ भेजना है मैन्युफैक्चर के पास, जो प्रूफ होगा हमारा परचेज करने का कि मैंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर है आपको मेल के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू कुछ अमाउंट आपको रिफंड कर देगा कैश का। क्लियर? लेकिन इसमें और जो हमारा कूपन था उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको जो रिफंड मिलेगा वो परचेज करने के बाद मिलेगा। पहले आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, उसका प्रूफ आपको मैन्युफैक्चर को सेंड करना है, उसके बाद आपको कैश रिफंड या रिबेट मिलेगी। प्राइस पैक का मतलब है कि कुछ % आपको ऑफ मिल जाना, जो हम डिस्काउंट बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, जैसे 5% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। फिर हमारे पास है प्रीमियम्स या गिफ्ट्स। प्रीमियम और गिफ्ट्स का मतलब है कि आप प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ पैकेट में आती है लेकिन आपने उसके साथ कोई एक वाटर बॉटल फ्री दे दी, जैसे हमारी जो ये लेमन जूस या रसना के पाउचेज आते हैं उनके साथ आपने क्या किया, कोई भी वाटर बॉटल दे दी बच्चों के लिए, या फिर कोई भी चीज़ पैकेट में आती थी आपने उसके साथ कोई क्रॉकरी सेट दे दिया। इस टाइप के गिफ्ट्स या प्रीमियम्स आप दे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स में क्या होता है, हम कंज्यूमर को बोलते हैं कि भी अगर आप हमसे 4 बार परचेज करेंगे तो 5th बार हम आपको 50% ऑफ दे देंगे, या 5th टाइम आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है प्राइजेस। कई बार हमको प्राइजेस के ऑफर्स भी दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर हम स्नैक्स खाते हैं तो उनके भी अंदर आता है कि भी 1 लाख जीतने का मौका, फॉरेन ट्रिप पाने का मौका, या इसमें प्राइजेस मिलेंगे। वो भी एक तरीका है अपनी सेल्स को प्रमोट करने का। पेट्रोनेज अवार्ड्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेंडर्स मिलकर इकट्ठे मिलकर अपने सेल्स को प्रमोशन करें उसे हम बोलते हैं पेट्रोनेज अवार्ड्स। फ्री ट्रायल्स आप दे सकते हैं। जैसे आप अगर गाड़ी के शोरूम में जाएं तो वो आपको टेस्ट ड्राइव देते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को प्रमोट करने की सोचते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मन नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट को लेने का, लेकिन वो फ्री ट्रायल करवाते हैं। जैसे या फिर कोई खाने की चीज़ हो सकती है, सर आप ट्राई करके देखेंगे हमारे जूस को, तो जब आप ट्राई करते हैं अगर आपको अच्छा लग जाता है तो आप ले लेते हैं। तो फ्री ट्रायल्स के थ्रू भी हम सेल्स को प्रमोट करने की सोचते हैं। प्रोडक्ट की वारंटी आप दे सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, ख़राब होगा तो हम उसको चेंज करेंगे या फिर आपके पैसे रिफंड करेंगे या हम उसको ठीक करवा के देंगे। टाई इन प्रमोशन, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज मिल के प्रमोशन करती है उसे हम बोलते हैं टाई इन प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन भी ऐसा ही होता है, जब एक ब्रांड नॉन कंपीटिंग ब्रांड के लिए प्रमोट करती है, मतलब 2 ब्रांड्स आपस में कंपीट नहीं करती, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की हैं और साथ में मिलकर जब वो एक दूसरे का प्रमोशन करती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। एग्जाम्पल इसका मैंने दिया था कार लेने जाते हैं
तो कार लेने जाएंगे, वहाँ आपको HDFC बैंक वाले भी मिलेंगे लोन देने के लिए, या कोई भी बैंक वाले मिलेंगे। तो यहाँ जो ये इन दोनों ने क्या कर लिया, टाई अप करके प्रमोशन कर रहे हैं और क्रॉस प्रमोशन कर रहे हैं। ये कार वाले किसका कर रहे हैं कि भी आप HDFC से लोन करवा लें, डाउन पेमेंट पे ही गाड़ी ले जाएं। क्लियर। उसके बाद है पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और कई बार हम क्या करते हैं, हम जो हमारा पॉइंट ऑफ परचेज है, जहाँ कंज्यूमर परचेज करने आए हैं, वहाँ अच्छे से प्रोडक्ट की डिस्प्ले करते हैं या उसकी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही होती है। कई बार आप देखते हैं कि भी कुछ प्रोडक्ट्स जो मैकेनिकल होते हैं या टेक्निकल होते हैं, उनको वहाँ दिखाया जाता है कि भी ये चीज़ कैसे काम करती है। या मॉल्स वगैरह में आप जाएंगे तो आपको मशीन्स दिखेंगी, जो मसाज की मशीन्स होती हैं वो वहाँ मिलेंगी आपको, वहाँ बंदे दिखा रहे होते हैं कि भी ये कैसे काम करती है, क्या इनके फंक्शंस हैं। उससे भी हम सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ट्रेड प्रमोशन टूल्स। ट्रेड प्रमोशन टूल्स का मतलब है जो हमारे ट्रेड मेंबर्स हैं, रिटेलर्स और जो हमारे होलसेलर्स हैं, उनके लिए हमारे पास है प्राइस ऑफ, कि आप सीधा सीधा उनको प्राइस ऑफ करके दे रहे हैं कि भी 10% ऑफ पे ले जाओ, 20% ऑफ पे ले जाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको ही आप कैरी करो। और ये जो दिया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। जितने भी हमारे सेल्स प्रमोशन के टूल्स हैं उनको शॉर्ट पीरियड के लिए ही यूज़ किया जाता है। आप पूरे साल तो डिस्काउंट पे नहीं चलाते, पूरे साल तो आप गिफ्ट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ये जितने भी टूल्स हैं प्रमोशन के, वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही होते हैं। दूसरा है अलाउंस। आप उनको कुछ मनी अवॉर्ड करते हैं कोई भी काम आपके लिए करने के लिए। या तो आप कह दो कि अगर रिटेलर कोई भी हमारे डिस्प्ले पे या हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेगा तो हम उसको कुछ अमाउंट ऑफर करेंगे एडवर्टाइजिंग अलाउंस के रूप में, या आप जिसे हम बोलते हैं डिस्प्ले अलाउंस। क्लियर। इस टाइप से कुछ अमाउंट रिटेलर्स या होलसेलर्स को दिया जाता है सेल्स को प्रमोट करने के लिए। फ्री गुड्स, कई बार आप उनको फ्री गुड्स भी दे देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को इतने अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हैं या इतनी सेल्स आपने कर दी है, तो उनको कुछ फ्री गुड्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स की, जो हमारी सेल्स फोर्स है या जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रेड शोज़ एंड कन्वेंशंस। ट्रेड शोज़ एंड कन्वेंशंस में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, इमेज बढ़ती है, जिससे सेल्स फोर्स या बिजनेस पार्टनर्स को मोटिवेशन मिलती है कि भी इंडस्ट्री में हमारा नाम है, हमें लोग जानते हैं और हमारी सेल्स अच्छे से हो जाएंगी। दूसरा हो सकता है सेल्स कॉन्टेस्ट आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सेल करेगा उसको हम ऑफर देंगे, या आप स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि जो हमारे बैग्स होते हैं, फ्लैश लाइट्स होती हैं, की चेन्स होती हैं, कैलेंडर्स होती हैं, ये चीज़ें आप सेल्स पर्सन को या बिजनेस पर्सनस को दे सकते हैं ताकि वो कस्टमर्स को दें और कस्टमर्स के साथ अच्छे लिंक बनाएं। फ्री की कुछ आइटम्स आप छोटी मोटी दे सकते हैं। क्लियर। ये हमने देख लिया। तो ये हमारे थे सेल्स प्रमोशन का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव, और मोस्टली जो हमारा सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को इंक्रीज करना, या तो फ्रीक्वेंसी में या अमाउंट में। क्लियर। उसके बाद हम सेलेक्ट को टूल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, जो अभी हमने देखा इतने सारे टूल्स हैं। फिर आप प्रोग्राम देख लें कि भी कितने साइज़ का आप लेवल पे आप अपना सेल्स प्रमोशन करेंगे, किस टाइमिंग पे करेंगे, किन कंज्यूमर्स को उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा, या किस ड्यूरेशन के लिए आप उसको करेंगे, ये सारी चीज़ें फिर इम्प्लीमेंट करके और फाइनली हम रिजल्ट्स को क्या कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड मेथड पर। थर्ड मेथड जो हमारा मास कम्युनिकेशन का है वो है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। इवेंट्स का क्या मतलब है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स के एग्जांपल हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, IPL मैचेस चल रहे हैं तो वो क्या है, इवेंट जो आप देख रहे हैं नेशनल लेवल पे अभी इंडिया पे हो रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप आता है, वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट। तो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, इंटरटेनमेंट के इवेंट्स या टूर्स एंड अट्रैक्शंस होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, एनुअल इवेंट्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के इवेंट्स होते हैं, या एसोसिएशन और मेंबरशिप जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके इवेंट्स होते हैं, या कोज मार्केटिंग होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह करवाते हैं, किसी भी कोज को लेके वो उसकी मार्केटिंग करते हैं, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए, या अगर कोई ऐसा एरिया बैकवर्ड्स है उसको डेवलप करने के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, या गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। तो कोज मार्केटिंग होती है वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या हमारी चैरिटी फंड्स करती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इवेंट्स के, कि आपके पास मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर आपको मास लेवल की ऑडियंस तक पहुँचना है तो एक तरीका है कि आप इवेंट्स को स्पॉन्सर कर दो।
इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कंपनीज इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करती, क्योंकि स्पोर्ट्स को क्यों ऑर्गेनाइज करेगी? उनका काम मार्केटिंग करना है, उनका प्रोडक्ट है, उनकी कंपनी है। तो हमारा क्या काम है, जो ये इवेंट्स हो रहे हैं इन इवेंट्स को आप क्या कर दो, स्पॉन्सर कर दो। जब कोई भी कंपनी इवेंट को स्पॉन्सर करती है तो उस इवेंट के टाइम पे फिर क्या होता है, उस कंपनी के लोगोज या ब्रांड नेम कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, या तो बाउंड्री पे दिखेगा, या ग्राउंड पे दिखेगा, या स्टैंडीज की फॉर्म में दिखेगा, कोई ना कहीं आपको उस कंपनी का लोगो या ब्रांड नेम या कंपनी का नेम ज़रूर दिखेगा। जैसे ये एग्जांपल है फीफा वर्ल्ड कप का। फीफा वर्ल्ड कप में फ्लाई एमिरेट्स ने स्पॉन्सरशिप की होगी, तो स्पॉन्सरशिप की तो आप देखो इनका नाम दिख रहा है, तो ये न्यूज़पेपर में ये अगर कटिंग आई होगी तो फ्लाई एमिरेट्स का नाम गया होगा। टीवी पे जब ये इवेंट चल रहा था फीफा वर्ल्ड कप, जितने भी लोग टीवी पे इसको दिख रहे थे तो कैमरा ने इसको भी कवर किया होगा 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, हर एक जगह हमारा कैमरा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कि मास लेवल की कम्युनिकेशन करना, कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपनी कंपनी का नेम, प्रोडक्ट का नेम, या जो भी कॉर्पोरेट का नेम है या लोगो है उसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करके या इवेंट्स को स्पॉन्सर करके हम मास लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो हमारा थर्ड मेथड है। क्लियर? उसके बाद हमारा है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करके भी आप मास लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस को क्रिएट करना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस, ये हमारी जो लोकल लेवल की या ग्रास रूट जो बेसिक मार्केटिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। इसमें क्या करती है कंपनीज, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट या उसके फीचर्स या उसकी बेनिफिट्स नहीं बताती, वो उसको यूज़ करवा के भी दिखाती है कि आप इसे यूज़ करें, आप प्रोडक्ट या सर्विस के साथ खुद कनेक्ट होएं और अपने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस करें कि कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंसेस। कि आप जैसे आपने अगर एग्जांपल दिया हो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मॉल्स वगैरह में आपको मशीन मिलती है मसाज के लिए, तो उनमें क्या होता है कि भी वहाँ आपको वो दिखाते हैं कि भी कैसे ये काम करती है, कैसे आपको ये रिलैक्स कर देगी जब आप काम करके ऑफिस से घर आएंगे। तो वहाँ आप कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट की फीचर्स या बेनिफिट्स नहीं बता रहे, आप उनको फीलिंग्स भी दिलवा रहे हैं, आप उनको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि भी कैसा फील होता है। उन्हें हम बोलते हैं क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस। या फिर कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ की या हेडक्वार्टर्स का टूर करवाती हैं कि भी आप आओ, विजिट करो कि भी कैसे हमारी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे हम मार्केटिंग करते हैं। तो आप कस्टमर्स के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाती है। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं मेजर स्पॉन्सरशिप डिसीजंस। जब आप किसी इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे तो मेजर डिसीजंस आपको कौन से लेने हैं, या इसको भी हम प्रोसेस की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ये हमारा थर्ड मेथड चल पड़ा अब, थर्ड मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कोई भी इवेंट को स्पॉन्सर करने से पहले आपको चूज़ करना है कि आप किस इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे। चूजिंग द एप्रोप्रिएट इवेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पोर्ट्स के हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, और फिर हम कह सकते हैं फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, और अभी हमने देखा था एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे इवेंट्स हैं। उन सारे इवेंट्स में से आपको चूज़ करना है कि आपके प्रोडक्ट जो है उसके लिए बेस्ट इवेंट कौन सा है, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है वो किस इवेंट में है वो आपको ध्यान रखना है। उसी इवेंट को फिर आपको स्पॉन्सर करना है। अगर आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो मान लो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में भी मेल्स हैं, तो आप ये देखो कि आपको टारगेट करना है यंग मेल्स को। यंग मेल्स आर्ट एंड कल्चर के इवेंट्स को देखते होंगे? नहीं। यंग मेल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे ऐसे जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट रखते हैं। आईपीएल हो गया, या फिर फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या वर्ल्ड मैच आते हैं क्रिकेट के, उनमें उनका इंटरेस्ट होगा। तो आपको सबसे पहले तो चूज करना है एप्रोप्रिएट इवेंट। आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जिस तक आप अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाना चाहते हैं, उसको किस इवेंट में इंटरेस्ट है उसको आपको डिसाइड करना है। और फिर मान लो अब स्पोर्ट हमने देख लिया कि भी हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग मेल्स हैं, तो यंग मेल्स को हमें पता है कि भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। फिर आप स्पोर्ट्स में आपको देखना है, स्पोर्ट्स के तो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आपके लिए एप्रोप्रिएट इवेंट कौन सा है।
अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स का इवेंट है आप उसको चूज़ करें। नेशनल लेवल पे करना है तो इंडिया के जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं आप उनको स्पॉन्सर करें। तो पहला स्टेप हमारा होता है चूजिंग द एप्रोप्रिएट इवेंट। आपको इवेंट को चूज करना है अपने टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपका टारगेट ऑडियंस किस इवेंट को प्रेफर करता है, उसी इवेंट को आपको चूज करना है। जब आपने इवेंट को चूज कर लिया, उसके बाद है डिजाइनिंग द ऑप्टिमल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। फिर आपको अपना स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम डेवलप करना है कि आपका स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम क्या होगा। क्लियर? स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम का मतलब है कि जब आप किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं तो उसका जो सक्सेस है कि भी स्पॉन्सरशिप के बाद आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, वो डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग प्रोग्राम पे जो आपकी स्पॉन्सरशिप को अकम्पनी कर रहा है। मतलब इवेंट स्पॉन्सर करने के साथ साथ जो आपकी रिलेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पॉन्सरशिप सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो आपको इवेंट स्पॉन्सर करने के साथ साथ एक मार्केटिंग का प्रोग्राम भी डेवलप करना है जो उस इवेंट को हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा। क्लियर? उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, अपनी स्पॉन्सरशिप के रिजल्ट्स को मेजर करना है कि क्या हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो हम चाह रहे थे कि भी इवेंट्स को स्पॉन्सर करके हमें मिलेंगे, क्या वो हमें मिले हैं। क्या हमारी स्पॉन्सरशिप का इफेक्ट हुआ है हमारी कंपनी की इमेज पे या ब्रांड की इमेज पे या अवेयरनेस पे या गुडविल पे। क्लियर? उन इफेक्ट्स को हम मेजर करेंगे फाइनली। तो ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है हमारा इवेंट्स स्पॉन्सरशिप में। क्लियर? यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। फाइनली हम चलते हैं 4th पे। 4th हमारा है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस के थ्रू भी आप मास लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है कि कंपनी को सिर्फ अपने कस्टमर, सप्लायर और डीलर के अलावा जो हमारी इंटरेस्टेड पब्लिक है, जिसको कंपनी में इंटरेस्ट है या जिसका हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, उस पब्लिक के साथ भी रिलेशंस को मेंटेन करना है, डेवलप करना है। क्लियर? आज के टाइम पे कंपनी सिर्फ अपने कस्टमर, सप्लायर और डीलर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करके एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कंपनी को जो हमारी इंटरेस्टेड पब्लिक है उसके साथ भी अपने रिलेशंस को डेवलप करना है और मेंटेन करना है। अब बात आती है ये इंटरेस्टेड पब्लिक कौन है। इंटरेस्टेड पब्लिक कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसका या तो अभी एक्चुअल में या इन फ्यूचर कंपनी में इंटरेस्ट हो सकता है या हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे हमारा मीडिया आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकता है, सोसाइटी आ सकता है। ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये हमारे आएंगे पब्लिक में। तो आज के टाइम पे कंपनीज को क्या करना है, पब्लिक के साथ भी अपने रिलेशंस को डेवलप करना है और मेंटेन करना है। फिर अगर हम बात करें, उसके बाद आ जाती है मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस। आज के टाइम पे कंपनीज सिर्फ पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन या डेवलप नहीं करती, डेवलप और मेंटेन करने के साथ साथ कंपनीज अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग भी करती है। आज के टाइम पे सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं की जाती, जो आपने पब्लिक रिलेशंस बनाए हैं या मेंटेन कर रखे हैं आप उनकी भी मार्केटिंग करते हैं ताकि कस्टमर्स को या जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में पता चले। मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी स्टोरी डेवलप करनी है, कोई भी मैसेज डेवलप करना है या कोई भी न्यूज़ रिलीज़ करनी है या कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करनी है, ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके, कोई कॉन्फ्रेंस को कन्वे करके, इन सारे तरीकों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग। पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग में जब आप स्टोरी को क्रिएट करते हैं या मैसेज कोई डेवलप करते हैं या कोई न्यूज़ रिलीज़ करते हैं, रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन पे ध्यान देना है। न्यूज़ आपको बनानी है, न्यूज़ बनाने के बाद आपको उसको मीडिया में पे करके उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया का टाइम और स्पेस। आपको सिर्फ स्टोरी इंटरेस्टिंग से क्रिएट करनी है, कोई भी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ क्रिएट करनी है या रिपोर्ट रिलीज़ करनी है। उसके बाद वो इतनी इंटरेस्टिंग होगी, अगर वो अच्छी होगी तो मीडिया उसको खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रेड करेगा, मीडिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रेड कर देगा। इसीलिए जो हमारी पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग होती है वो बहुत कम पैसों में या हम कह सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगी।
क्लियर? आपको क्या करना है, सिर्फ कोई स्टोरी, मैसेज, न्यूज़ या रिपोर्ट पब्लिश करनी है जो इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि मीडिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही स्प्रेड करे मार्केट में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो मीडिया जब उसको खुद स्प्रेड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपकी जो प्रमोशन की कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, ओवरऑल कम। आपको सिर्फ कितना पैसा खर्च करना है, आपको ये न्यूज़ या स्टोरी या मैसेज डेवलप करने में पैसा खर्च करना है जो आपका जो आप स्टाफ को पे करेंगे। तो हमने क्या करना है, मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस कि जब आप अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करते हैं तो क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है या क्या मेजर डिसीजंस आपको लेने हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला है इस्टेब्लिश द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। वही बात, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस को बिल्ड करना, या क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करना, या प्रमोशन की कॉस्ट को डाउन करना। क्योंकि प्रमोशन की कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि हमारे स्टाफ मेंबर्स को सिर्फ स्टोरी या कोई इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ या कोई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई स्पीच वगैरह, सिर्फ ये काम करना है। उसके बाद मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट उसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, अगर वो इंटरेस्टिंग होगी तो हमारी ओवरऑल प्रमोशन की कॉस्ट क्या आ जाती है, डाउन। ये हमारे हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करके क्या हम अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, या अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या अपनी प्रमोशन की कॉस्ट को डाउन करना चाहते हैं। सेकंड है चूज द पब्लिक रिलेशंस मैसेज एंड व्हीकल्स। क्योंकि फिर हमें चूज करना है कि पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए हम क्या मैसेज स्प्रेड करें जो मीडिया उसको खुद ही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाए, और किस व्हीकल के थ्रू करें। क्लियर? ये मेन स्टेप है हमारा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पब्लिक रिलेशंस के लिए आपको कोई मैसेज, कोई स्टोरी, कोई न्यूज़, कुछ तो मीडिया को देना पड़ेगा। कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ तो होनी चाहिए जो मीडिया को इंटरेस्टिंग लगे और फिर वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रेड करे। तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए मैसेज क्या होगा, क्या चीज़ आप ऐसी बनाएंगे जो मीडिया खुद ही स्प्रेड कर दे। वो कोई स्टोरी हो सकती है, कोई न्यूज़ की फॉर्म में हो सकती है, कोई आपकी कंपनी की अच्छी सी न्यूज़ हो सकती है, या कोई भी आप रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, या कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस टाइप से कोई भी चीज़ आप करके अपनी जो हम कह सकते हैं मीडिया के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है व्हीकल, कि भी किस व्हीकल के थ्रू। अगर आपने रिपोर्ट बनाई है तो आप उसको पब्लिकेशन में डाल सकते हैं, या फिर आप कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या कोई इवेंट हो रहा है वहाँ कोई भी आपकी कंपनी का जो सीईओ है या कोई मैनेजर है वो कोई स्पीच प्रेजेंट कर सकता है जो इतनी हाईलाइट हो जाए या इतनी इंटरेस्टिंग हो, उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हों आपकी कंपनी के बारे में। क्लियर? तो व्हीकल आपको डिसाइड करना है कि व्हीकल क्या होगा। अगर व्हीकल्स की बात करें तो ये है, पब्लिकेशंस हो सकता है, कोई इवेंट्स हो सकता है, किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं आप न्यूज़ की फॉर्म में, स्पीच की फॉर्म में, इस टाइप से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं आप जो इतनी इंटरेस्टिंग हो कि वायरल हो जाए। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी हमारी जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने कोरोना के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ नहीं करा। और सारी कंपनीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, जैसे गूगल ने भी किया है, लेकिन टाटा ने नहीं किया। तो ये जो चीज़ की है टाटा ने, ये सिर्फ टाटा की न्यूज़ ही तो है जिसको मीडिया ने खुद ही स्प्रेड किया है। टाटा ने खुद तो नहीं बताया, सिर्फ एक उनके मीडिया जो पर्सन था, जो भी उनका मेन मार्केट पब्लिक रिलेशंस को देखता था, उस बंदे ने मीडिया तक एक बार न्यूज़ दी, उसके बाद मीडिया ने खुद ही इसको स्प्रेड किया। तो इस टाइप का मैसेज और व्हीकल हमें डिसाइड करना है। फिर फाइनली हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमारे वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं। क्लियर? ये था हमारा मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस का प्रोसेस, या आप कह सकते हैं मेजर डिसीजन। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इन मास कम्युनिकेशन के मेथड्स को, प्रोसेस को और डिसीजंस को, उनको ही डिस्कस करना था डिटेल में, जो एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 18। अगर आपको कोई भी डाउट हो या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट लाइन टू लाइन डिटेल्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर के 39 पार्ट्स वहाँ अपलोडेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर्स की भी ऐसे रिवीजन क्लास लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब व्यूअर्स मेरे चैनल को स्प्रेड करेंगे और मेरे पास बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आएंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी रिवीजन क्लासेस मैं और भी लेके आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।